Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English लैंग्वेज। तो आज की क्लास में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, इस चैप्टर से आप क्या समझते हो, पहले इसके नाम से देखो आप क्या समझ रहे हो। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट ना, एक साइंटिस्ट को बनने में, एक साइंटिस्ट के बनने की स्टोरी यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सा बच्चा जो है सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी लगन की वजह से क्या होता है, एक साइंटिस्ट बन जाता है ना। तो वही हम पूरी स्टोरी, उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे आज इस चैप्टर में। इसके ऑथर का नाम क्या है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक है, ऑथर का नाम याद रखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑथर का नाम याद है। अब चलो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22, सिर्फ 22 साल की उम्र में एक बंदे ने क्या करा था, पूरी साइंस की दुनिया को हिला दिया था। किस चीज़ में? अपनी थियोरी से कि सेल्स जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं। रिचर्ड एच ई ब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the proceedings of the National Academy of Science. तो वो लड़का कौन था? रिचर्ड एच ई ब्राइट, वो और उनके कॉलेज रूममेट थे जिन्होंने एक आर्टिकल में पूरी थियोरी बताई थी जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के उसमें था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ये पहली बार था कि भाई इस जर्नल ने जो है पहली बार किसी स्टूडेंट की थियोरी छापी थी, किसी स्टूडेंट का आर्टिकल छापा था, क्योंकि वो था ही इतना लाजवाब, इतना काबिल तारीफ आर्टिकल कि उन्हें छापना ही पड़ा। And sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. इस चीज़ का मतलब क्या है कि भाई पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल छपा था। अगर उसको आप स्पोर्ट्स के वे में लो तो ऐसा था कि भाई सिर्फ 15 साल की उम्र में आप किसी बड़ी लीग में आपने अपना नाम कमा लिया है, या आपने पहली ही बार बैट से इतनी ज़ोर से मारा कि होम रन मार दिया हो। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। रिचर्ड ई ब्राइट के लिए ये बात क्या थी? ये एक पहली अचीवमेंट थी, इतने टाइम से जो वो अचीवमेंट कर था उसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? सिर्फ तितलियों से। एंड ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. ठीक है, मैं अब वो सिर्फ इकलौते बच्चे थे, मतलब उनके कोई सिबलिंग्स नहीं थे, कोई भाई बहन नहीं थे। तो वो बताते हैं कि मेरे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मैं अकेले तो फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, सो ही डिड एंड ही डिड ही एवर। बस एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था और वो था चीज़ें कलेक्ट करना, और मैंने वही किया। Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. जब वो kindergarten में थे, मतलब नर्सरी प्ले स्कूल वगैरह वाली चीज़ समझ लो, तब उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करना शुरू किया था। He also collected rocks, fossils and coins. उसके अलावा उन्होंने और क्या क्या कलेक्ट किया था? पत्थर वगैरह, फॉइल्स वगैरह जो अवशेष होते हैं, है ना, और कॉइन्स कलेक्ट करना। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और वो जो एक एस्ट्रोनॉमर भी बन गए थे, उन्हें स्टार्स वगैरह देखना काफ़ी पसंद था। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. ठीक है, शुरू से ही उनका जो माइंड था वो ऐसा था कि उन्हें हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती थी कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, ये है तो क्या है, क्यों है, मतलब उनको ये सब चीज़ें होती थी। और सेकंड, उनकी मदर भी ऐसी थी जो उनको हमेशा हेल्प करती थी, इन चीज़ों में इंकरेज करती थी। She took him on trips, bought him telescope, microscope, cameras. वो उन्हें ऐसी साइंटिफिक ट्रिप्स वगैरह पे ले जाती थी, टेलीस्कोप्स भी दिलाती थी, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, उन्होंने हर चीज़ की जिससे ईब्राइट काफ़ी अच्छा लर्न कर सके। माउंटिंग मटीरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट दैट हेल्प्ड हिम मैनी अदर वेज। I was his only companion until he started school, his mother said. जब उनकी मदर से पूछा गया, मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा जब ईब्राइट अच्छे साइंटिस्ट बन गए होंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं ईब्राइट की अकेली साथी थी, है ना, जब तक उन्होंने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। ठीक है, और क्या था, और रात को जो है बस हम दोनों ही होते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड।
रिची रिचर्ड के लिए बोल रही है वो, रिची उनका पेट नेम है घर में, कि रिची जो है वो मेरी पूरी लाइफ था जब उनके फादर की डेथ हो गई थी, जब रिची तीसरे क्लास में थे. शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. वो और उनके बेटे मतलब रिची जो है वो हर इवनिंग कहाँ बिताते थे, साथ में अपनी डाइनिंग रूम में. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work but learning things, his mother said. अगर उसके पास करने को कुछ नहीं होता था तो मैं उसके लिए करने को चीज़ें ढूंढती थी, घर का काम या फिजिकल काम नहीं, सीखने के लिए ना, लर्न करने के लिए. He liked it, he wanted to learn and learn he did. उसे पसंद भी था और वो सीखना भी चाहता था और वो सीखता भी था. He earned top grades in school, top था वो अपनी क्लास में. On everyday things he was just like every other kid, his mother said. और बाकी चीज़ों में वो बिल्कुल दूसरे बच्चों की तरह ही था. But the time he was in the second grade, Ebright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. लेकिन जब वो सेकंड ग्रेड में था तब तक उसने उसके होम टाउन में जितनी भी तरीके की स्पीसीज थी, मतलब 25 प्रजातियां थी बटरफ्लाई की, और उसने अपनी सेकंड ग्रेड में वो सारी बटरफ्लाईज कलेक्ट कर ली थी. मतलब देखो एक बच्चा जो सिर्फ सेकंड क्लास में, उसको कितनी क्यूरियोसिटी हुई होगी जब उसने किंडरगार्टन में बटरफ्लाईज इकट्ठा करना शुरू किया होगा. फिर उसने मालूम किया होगा कि भाई 25 तरीके की स्पीसीज इस एरिया में मिलती हैं, फिर वो 25 स्पीसीज कलेक्ट करना. तो देख रहे हो यहाँ पे उसका माइंड कैसा है, बिल्कुल फर्स्ट रेट. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. Ebright कहते हैं कि बस वो जो मैंने 25 स्पीसीज कलेक्ट कर ली थी ना, वो शायद एंड होता मेरा बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का, जो मेरा इच्छा थी वो. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. ठीक है, बट फिर मेरी मदर ने मुझे एक बुक ला के दी जिसका नाम क्या था, ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. मोनार्क क्या है, बटरफ्लाइज की एक स्पीसीज है. तो उनके माइग्रेशन को लेकर वो बुक थी कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो ट्रैवल करती हैं. That big book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. अब वो बुक जिसमें ये बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं वो कैसे माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका से तक, है ना, इस बुक ने क्या करा था, एक नया मतलब एक नई क्यूरियोसिटी खोल दी थी हमारे रिसर्च के लिए, उनके लिए एक साइंस की नई दुनिया सामने खोलकर रख दी थी. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly माइग्रेशन. जब रीडर्स जो हैं जो पढ़ते हैं उस बुक को वो ख़त्म कर लेते हैं तो उनको फिर ये करा जाता है कि वो जो है बटरफ्लाइज का माइग्रेशन स्टडी कर सकते हैं. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए. ठीक है, अब उनको क्या होता है कि भाई उनको इन्वाइट किया जाता है कि आपने आपकी बुक पढ़ ली है, तो अब आप क्या करोगे, आप स्टडी कर सकते हो बटरफ्लाई का माइग्रेशन. आपको क्या करना है कि भाई आप जो है बटरफ्लाइज को टैग लगाएं. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. फिर क्या हुआ, जब वो बुक हो गई तो डॉक्टर फ्रेडरिक को जो है, सॉरी अर्कोहार्ट जो है, उनको उनकी मदर ने कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद जो है रिचर्ड ने ये टैग लगाना शुरू कर दिए थे बटरफ्लाई विंग्स पर. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. अर्कोहार्ट. ठीक है, अब जिसको भी वो बटरफ्लाई मिलती उससे बोला जाता कि भाई ये जो टैग है आप डॉक्टर अर्कोहार्ट तक पहुंचा दें. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर. और ये जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन था ये सब 6 वीक चला लेट समर में. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. अगर आप उसको एक एक करके जो है पकड़ोगे बटरफ्लाइज को तो आप बहुत ज़्यादा समय भी लग जाएगा और आप ज़्यादा बटरफ्लाइज पकड़ भी नहीं पाओगे. तो नेक्स्ट चीज़ ईब्राइट ने क्या करी कि हम खुद ही जो है इनको कल्टिवेट करेंगे, है ना, खुद ही क्या करेंगे इनको मतलब एक दो बटरफ्लाई से फिर आगे रिप्रोडक्शन करा के जो है काफ़ी सारी बटरफ्लाइज का ग्रुप बना लेंगे. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई. वो क्या करता था, फीमेल बटरफ्लाइज को पकड़ता था, फिर उनके एग्स जो है वो रखता था, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को अच्छे से देखता था. उसमें क्या होता था, एग से भाई कैटरपिलर बनते थे, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से फिर बटरफ्लाई. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो. उसके बाद वो टैग करता था उन्हें और फिर उन्हें उड़ने के लिए छोड़ देता था. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट.
काफ़ी साल तक यही चीज़ चलता रहा, हर स्टेज के डेवलपमेंट के स्टेज पर वहाँ पे बटरफ्लाइज होती थी. इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, रिचर्ड ई ब्राइट बताते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो इनमें ख़त्म होने लगा, इनको टैग करने में. इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, ई ब्राइट सेड. ई ब्राइट बोलते हैं कि काफ़ी थकाने वाला काम है और इसमें ज़्यादा फीडबैक भी वापस नहीं आता. इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाव्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड. ठीक है, अब वो कहते हैं कि मैंने जितने भी टाइम ये किया, फिर वो हंसते हैं कि सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज थी जिन्हें वापस रिकैप्चर किया गया और वो भी बस 75 माइल्स के आसपास ही था मेरे घर से. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. उसके बाद 7th grade में जब वो आए तब उन्हें पता चला कि भाई रियल साइंस क्या होती है, जब उन्होंने एक साइंस फेयर में हिस्सा लिया और वो हार गए. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. ऑब्वियसली काफ़ी बुरा लगता है जब सबको कुछ ना कुछ प्राइज़ मिला लेकिन आपको नहीं मिला. ई ब्राइट बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब है ना बुरी फीलिंग थी वो कि सब ने प्राइजेस जीते मेरे अलावा. हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने क्या किया था उसमें, उन्होंने सिर्फ क्या करा था, स्लाइड्स बनाई थी फ्रॉक टिश्यूज़ की और उनको वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा रहे थे, है ना, सिर्फ इतना से ही उन्होंने किया था. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. उन्होंने इस चीज़ से क्या सीखा कि भाई जो लोगों को जीत मिली ना, उन्होंने क्या किया था, रियल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को अच्छा भी लगा और उन्होंने प्राइज भी जीते, ना कि मेरी तरह सिर्फ डिस्प्ले दिखाना. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट डिराइव्स रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अपियरिंग. और इस हार के बाद जो उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागी थी. I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. फिर वो बोलते हैं कि मुझे उस चीज़ से ये तो पता चल गया कि भाई अगले साल के साइंस फेयर में मुझे कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना है. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग द पास्ट सेवरल ईयर्स. और सब्जेक्ट क्या होगा उसका, जो मैं इतने साल से जिस चीज़ पर ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इंसेक्ट पर, वही मेरा सब्जेक्ट होगा. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiment. तो उन्होंने अर्कोहार्ट को लिखा कि वो क्या कर सकते हैं इस सब में और काफ़ी सारे सजेशंस उन्हें मिले. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. और वही चीज़ ने उन्हें पूरा अपने हाई स्कूल की लाइफ में बिजी रखा और उन्होंने काफ़ी सारे प्राइजेस जीते. For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. ठीक है, उनके 8th grade project में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पता लगाना चाहा कि भाई ऐसा क्या वायरल डिजीज हो रहा है जो हर साल इतनी सारी मोनार्क बटरफ्लाइज को मार देता है. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. Ebright ने सोचा कि जो डिजीज है ये शायद बीटल की वजह से होता है. तो ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल. आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड. तो मैंने क्या किया कि मैंने कैटरपिलर्स और जो बीटल्स हैं उनको साथ में रखा, लेकिन मुझे कुछ रिजल्ट उस वक्त नहीं मिला. बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन. ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, फिर भी वो एक्सपेरिमेंट जो है साइंस फेयर में लगाया और कि भाई मैंने एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया था, मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिला. ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी प्राइज जीता. द नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थियरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स. उसके अगले साल जो साइंस फेयर प्रोजेक्ट था वो क्या था कि मैंने एक थियरी टेस्ट की थी कि जो वाइसरॉय स्पीसीज की बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क स्पीसीज को कॉपी करती हैं. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. ठीक है, और ये theory क्या थी कि वाइसरॉयज जो हैं वो मोनार्क जैसी लगती हैं बिकॉज मोनार्क जो हैं वो अच्छी नहीं लगती बर्ड्स को खाने में. वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और जो वाइसरॉयज हैं वो अच्छी लगती हैं. मतलब अपीयरेंस सेम थी, कॉपी करती थी. वो चीज़ किससे पता चला, सिर्फ उनके टेस्ट टू बर्ड से. ठीक है, इस तरीके से उन्होंने थियरी लगाई थी. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई जब मोनार्क बटरफ्लाइज अच्छी नहीं लगती बर्ड्स को तो हम उनको कॉपी कर लेते हैं, और क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती तो हम भी बच जाएंगे, हमारा सर्वाइवल बढ़ जाएगा. Ebright's project was to see whether in fact birds would get monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food.
ठीक है, ईब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था, यही देखना था कि भाई क्या होता है आगे. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट. ईब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क. तो उस वक्त तो उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन बाद में रिसर्च में कुछ लोगों की उन्होंने ये देखा कि हाँ वाइसरॉय जो है वो शायद कॉपी करती हैं मोनार्क को. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी वाले डिवीजन में तो फर्स्ट प्राइज मिला और ओवरऑल काउंटी फेयर में उसको थर्ड प्राइज मिला. ठीक है, तो यहाँ पे से मतलब एक सिर्फ बुक के थ्रू जो है उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ी और उनके लिए एक नया आगे पूरा वर्ल्ड खुल गया था साइंस का. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई 8-9 साल का या 8-9 क्लास का बच्चा इतना दिमाग लगाएगा. तो ऑब्वियसली आपका एक फर्स्ट रेट माइंड होना ज़रूरी है अगर आपको कुछ करके दिखाना है. ठीक है, तो उसी के साथ जो है आगे चैप्टर में क्या हुआ आगे अभी हमने थोड़ा ही देखा. अभी तो हम उनके बचपने में ही चल रहे हैं. अभी तो वो 22 ईयर्स के पूरे होंगे है ना, तब वो पूरी स्टोरी हमें समझ आएगी. अभी हमने उनकी हाई स्कूल वाली लाइफ देखी है. ठीक है, आगे और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने लगाए, आगे उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई, आगे उन्होंने क्या क्या सक्सेसफुल हुए वो किस किस चीज़ में, है ना, वो सारी चीज़ें अभी हमने वो नहीं देखा. सेल कैसे वर्क करता है वो वाली थ्योरी भी नहीं देखी है. ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसी के साथ आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.